अब हम फाइब्रॉइड के मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट में पहले बात करते हैं हम इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है फाइब्रॉइड के लिए वो होता है ट्रांसओजेनल अल्ट्रासाउंड। और ट्रांसओजेनल अल्ट्रासाउंड पे आपको जैसे मायोमेट्रियम देखने को मिलता है वैसा ही आपको फाइब्रॉइड देखने को मिलेगा कि आपको हाइपोइकोइक एरियाज देखने को मिलेंगे। ठीक है। और जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है फॉर सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स वो होता है हिस्टेरोस्कोपी। बाकी नीचे के जो वन लाइनर्स है उसको हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं कि आपको ट्रांसओजेनल अल्ट्रासाउंड पे कैसा दिखेगा फाइब्रॉइड, वो देखते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। फोकल ग्रोथ होती है और पूरी तरीके से वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है। फोकल ग्रोथ और वेल सर्कमस्क्राइब्ड ट्यूमर जो कि आपका क्या होगा फिर बेसिकली ये होगा आपका फाइब्रॉइड। आप देख सकते हो कि दोनों फाइब्रॉइड है, दे आर नोवेयर नियर द कैविटी, नोवेयर नियर द यूटेराइन कैविटी, ये इसलिए ये क्या है आपके इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स हैं। ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब ये भी आपका बेसिकली अल्ट्रासाउंड की ही इमेज है, ये भी आपकी सोनोग्राफी की इमेज है, लेकिन आप इसमें देख सकते हो कि ब्लैक बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ब्लैक बैकग्राउंड यूएसजी में आपके फ्लूइड के कारण होता है। तो यहाँ पर हमने एक फ्लूइड को इंजेक्ट किया हुआ है और वो है आपका सलाइन, हमने इंजेक्ट किया हुआ है। तो ये है आपका सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी। क्या है ये आपका सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, और इसमें आपको ये जो है फाइब्रॉइड्स दिखाई दे रहे हैं, सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स दिखाई दे रहे हैं। तो सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी जो होता है इट इज़ बेटर देन रूटीन यूएसजी फॉर दी सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स। अगर आपको सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स देखने हैं तो उसके लिए जो SIS होता है ये बेटर होता है देन द रूटीन यूएसजी। लेकिन क्या ये सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड के साथ साथ एंडोमेट्रियल पॉलिप भी तो हो सकता है ना। तो यही आपका ड्रॉबैक है सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी का कि ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड और एंडोमेट्रियल पॉलिप के अंदर। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास कुछ इन्वेस्टिगेशंस है, जैसे कि हम हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी कर सकते हैं, हम कलर डॉपलर कर सकते हैं, सॉरी यूएसडी डॉपलर कर सकते हैं, और बेस्ट जो हम यूज करेंगे फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड एंड एंडोमेट्रियल पॉलिप दैट इज योर हिस्टेरोस्कोपी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्टेरोस्कोपी पे ये दोनों आपके सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड और एंडोमेट्रियल पॉलिप कैसे दिखेंगे। ठीक है। और सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड के लिए बेस्ट आपका जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो हिस्टेरोस्कोपी ही होता है। अब हिस्टेरोस्कोपी पे आपका सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड कैसे दिखेगा? पहली बात तो इर्रेगुलर कंटोर रहेगा। कंटोर कैसा रहेगा? इर्रेगुलर कंटोर रहेगा। और इसका जो अपीयरेंस रहेगा ये पेल अपीयरेंस रहेगा। आप देख सकते हो पेल अपीयरेंस दिख रहा है विथ दिस ब्लड वेसल्स, सरफेस ब्लड वेसल के साथ। तो इरेगुलर कंटोर है, पेल अपीयरेंस है विथ सरफेस ब्लड वेसल्स, और जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो कंसिस्टेंसी फर्म कंसिस्टेंसी है। ओके, कंसिस्टेंसी कैसी है? फर्म कंसिस्टेंसी है। और जो बेस है अटैचमेंट का आप देख सकते हो बेस ऑफ अटैचमेंट इज ब्रॉड बेस ऑफ अटैचमेंट। तो ये होता है सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड ऑन हिस्टेरोस्कोपी। तो वही अगर हम बात करते हैं पॉलिप के बारे में, पॉलिप ऑन हिस्टेरोस्कोपी आपको कैसे देखने को मिलेगा? तो पॉलिप बड़ा आसान है देखने के लिए। पॉलिप देखो, पहली बात तो सबसे पहली चीज आपका जो बेस ऑफ अटैचमेंट है ये काफी नैरो है, पेडिकल सा अटैचमेंट है बेस ऑफ अटैचमेंट। और जो इसकी फील होती है, इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो सॉफ्ट और फ्लेशी कंसिस्टेंसी होती है। तो वही आपके सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड की वो फर्म कंसिस्टेंसी है, इसकी सॉफ्ट और फ्लेशी फील है। ये पिंक कलर का होता है नॉर्मली। उसका अपीयरेंस कैसा था? उसका अपीयरेंस पेल था विद सरफेस वेसल्स। और ये स्मूथ सरफेस होता है। ओके, स्मूथ सरफेस होता है रेगुलर कंटूर के साथ, रेगुलर स्मूथ सरफेस होता है। और ये एक एक्चुअल में क्या है? म्यूकोजल ग्रोथ है। ठीक है, मैंने बताया हिस्टेरोस्कोपी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये बेस्ट होता है फॉर डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम पॉलिप, और ये बेस्ट होता है फॉर आइडेंटिफाइंग फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स। ठीक है, तो ये हमने एक इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर लिया जो डिफरेंशिएट करेगा पॉलिप और फाइब्रॉइड के बीच में। एक और इन्वेस्टिगेशन होता है यूएसडी डॉपलर। इसको भी हम यूज कर सकते हैं पॉलिप और फाइब्रॉइड को डिफरेंशिएट करने के लिए। अगर सेंट्रली आपको वेसल दिखे, पॉलिप के बीच में अगर आपको सेंट्रली वेसल दिखे तो वो पॉलिप होगा। अगर आपको उस पैथोलॉजी के पेरिफेरली वेसल दिखे तो वो फाइब्रॉइड होगा। ठीक है, अगर सेंटर में वेसल मिलता है तो वो पॉलिप होता है, और उस साइन को हम फीडर वेसल साइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको यूएसडी डॉपलर के ऊपर देखने को मिलेगा। ये यूएसडी डॉपलर की इमेज है जिसमें आप देख सकते हो कलरफुल इमेजेस जो है ये आपके ब्लड सप्लाई की ही है। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपको एचएसजी दिया जाए तो एचएसजी पे भी आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। मतलब आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह आप इसको यूज कर सकते हो फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन पॉलिप एंड फाइब्रॉइड। ओके, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड के लिए। कैसे? दोनों के अंदर एचएसजी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? फिलिंग डिफेक्ट देखने को मिलेगा। जो फिलिंग डिफेक्ट होगा आपके पॉलिप के अंदर, दैट फिलिंग डिफेक्ट उसका जो बेस रहेगा वो पेडिकल की तरह होगा, नैरो बेस होगा, पेडिकल की तरह नैरो बेस होगा, और एंड इट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो फिलिंग डिफेक्ट होगा इट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। तो वही आपके फाइब्रॉइड का जो फिलिंग डिफेक्ट होगा इट विल बी टुवर्ड्स द वॉल, किसी एक वॉल की तरफ आपका जो है ये फिलिंग डिफेक्ट होगा, और उसका जो बेस होगा वो कैसा होगा? ब्रॉड बेस होगा, ना कि नैरो बेस। तो ये आपने बेसिकली इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात की।
तो मैंने बताया कि ट्रांसओजानल अल्ट्रासाउंड पे आपको हाइपो इकोइक एरियाज देखने को मिलेंगे जो कि बेसिकली वेल सर्कमस्क्राइब्ड होंगे और फोकल ग्रोथ्स रहेंगी। ठीक है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड के लिए हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी इज आल्सो द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डिफरेंशिएट बिटवीन सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स एंड दी पॉलिप्स। HSG जो होता है ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है फॉर सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स। आपका जो सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी होता है इट इज बेटर देन USG फॉर सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स। ये सारे आपके वन लाइनर्स है, आपको याद होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि MRI जो है ये हम रूटीनली नहीं करते। MRI के बस दो इंडिकेशंस होता है, फॉर द प्री ऑप इवेल्युएशन इन अ पेशेंट विद मल्टीपल फाइब्रॉइड्स एंड दूसरा दैट इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रॉइड एंड फोकल एडिनोमा। ओके, ये याद रखें कि फाइब्रॉइड और एडिनोमायोसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं, फाइब्रॉइड और फोकल एडिनोमा इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम MRI को यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जो तीन आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस है एक दूसरे के, दैट इज बेसिकली फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियल पॉलिप, इन तीनों को साथ में पढ़ लेता है। देखो फाइब्रॉइड क्या है, ये एक स्मूथ मसल मोनोक्लोनल ट्यूमर है आपके यूटेरस का। एडिनोमायोसिस क्या है, ये एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स है एंड स्ट्रोमा है इन दी मायोमेट्रियम। तो हम इसको बेसिकली ऐसा मान सकते हैं कि एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू इनसाइड दी मायोमेट्रियम। क्या हम इसको एंडोमेट्रियोसिस की तरह देख सकते हैं? एंडोमेट्रियोसिस क्या था? एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड यूटेरस, और ये एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू है इनसाइड दी मायोमेट्रियम। तो बहुत सारी चीजें जो आपके एडिनोमायोसिस में आप देखोगे ना पैथोफिजियोलॉजी के अराउंड, और जो आपके क्लिनिकल फीचर्स के अंदर रहेगी, वो आप एक्स्ट्रापोलेट कर रहे होंगे एंडोमेट्रियोसिस। फिर हम बात करेंगे एंडोमेट्रियल पॉलिप क्या होता है। ये म्यूकोजल ग्रोथ होती है एंडोमेट्रियम के अंदर, आपकी यूटेरस की कैविटी के अंदर। ठीक है। अगर एज ऑफ प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो मोर देन 35 ईयर्स की एज में आपको फाइब्रॉइड को देखने को मिलेगा। 40 से 45 साल की उम्र के अंदर आपको एडिनोमायोसिस देखने को मिलेगा, और उसके भी बाद की एज में, दैट इज पेरी एंड पोस्ट मेनोपॉजल एज के अंदर जो है आपको एंडोमेट्रियल पॉलिप देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स फाइब्रॉइड के अंदर होगा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यही मेन मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर होगा। ओके, अगर सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड है तो। एडिनोमायोसिस के अंदर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ डिस्मेनोरिया रहेगा, दोनों इक्वली प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको मोस्ट कॉमन सेलेक्ट करना हो और एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो आप हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को ही सिलेक्ट करोगे। और एडिनोमायोसिस के अंदर जो है इनफर्टिलिटी भी काफ़ी कॉमन होता है प्रेजेंट। और एंडोमेट्रियल पॉलिप के अंदर इरेगुलर ब्लीडिंग, जिसको हम इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के नाम से भी जानते हैं, इरेगुलर ब्लीडिंग जो होता है ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है ज़्यादातर इन केस ऑफ एंडोमेट्रियल पॉलिप। अब हम बात करते हैं यूटेरस के बारे में। तो देखो, चाहे वो फाइब्रॉइड हो चाहे वो एडिनोमायोसिस हो, दोनों के अंदर यूटेरस एनलार्ज होगा और दोनों के अंदर यूटेरस होगा मोबाइल होगा। तो ये जो यूटेरस एनलार्ज है दोनों के अंदर और दोनों के अंदर यूटेरस मोबाइल है, वही एंडोमेट्रियल पॉलिप के अंदर यूटेरस एनलार्ज नहीं है। ठीक है, पर मोबाइल इसके अंदर भी है। तो ये जो मैंने येलो कलर से मार्क किया है ना, ये दोनों तीनों के अंदर क्या है, बेसिकली आपके सिमिलैरिटीज है। तीनों के अंदर मोबाइल यूटेरस है और इन दोनों के अंदर यूटेरस एनलार्ज है। ठीक है, इतनी बात तो आप क्लियर कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो यूटेरस है इसका इरेगुलर कंटोर है, ये यूजुअली नॉन टेंडर होता है, लेकिन जब ये ग्रो कर जाए अप टू 20 वीक्स तो फिर उस केस में ये टेंडर हो सकता है। फिर ये फर्म होता है आपका यूटेरस और मोबाइल होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, आपका जो यूटेरस होगा इन केस ऑफ फाइब्रॉइड, पहली बात तो इरेगुलर कंटोर होगा उसका। ओके, ये तो हमने देखा था हिस्टेरोस्कोपी में भी कि रेगुलर कंटोर होता है, और ये इतना भी बड़ा हो सकता है कि आपके 20 हफ्ते प्रेग्नेंट फीमेल जो होती है ना, उतनी बड़ी साइज का भी यूटेरस होता है। अगर उतना बड़ा हो गया तो वो टेंडर हो जाएगा, नहीं तो ये यूजुअली क्या होता है, नॉन टेंडर होता है, फर्म होता है और मोबाइल होता है। फिर एडिनोमायोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी यूटेरस एनलार्ज होगा, मोबाइल होगा, लेकिन एनलार्ज कैसे होगा, सिमेट्रिकली एनलार्ज होगा, सिमेट्रिकली ग्लोबुलर होगा। ओके, ये कितना इंक्रीज करता है साइज के अंदर, ये 10 से 12 हफ्ते की का जो है जैसा यूटेरस होता है प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, उतना ये जरूर बढ़ सकता है। और ये टेंडर होता है और सॉफ्ट बॉगी होता है। जैसे ये फर्म था ना आपका फाइब्रॉइड वाला यूटेरस, ये एक तो उल्टा है, टेंडर है और सॉफ्ट बॉगी है, क्योंकि एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जब मायोमेट्रियम के अंदर बढ़ जाएगी तो उनके अंदर सिक्रीशंस होंगे, जिसके कारण ये सॉफ्ट और बॉगी हो जाएगा, और ये मोबाइल भी होता है। लेकिन अगर आपका एडिनोमायोसिस है अलॉन्ग विद एंडोमेट्रियोसिस तो फिर फिक्स्ड एडिनोमायोसिस आपको देखने को मिलेगा। कैसा? फिक्स्ड एडिनोमायोसिस देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं एंडोमेट्रियल पॉलिप जो होगा, इसमें पहली बात तो यूटेरस इनलार्ज नहीं होगा, नॉर्मल साइज का होगा, मोबाइल यूटेरस होगा और टेंडर नहीं होगा, टेंडर नहीं होगा। ठीक है, मैंने बताया था ना कि ये 20 हफ्तों 20 वीक्स प्रेग्नेंट यूटेरस तक की साइज तक जा सकता है। तो फाइब्रॉइड यूटेरस कैन प्रेजेंट एज एब्डोमिनल लंप, लेकिन ये एब्डोमिनल लंप की तरह प्रेजेंट नहीं कर सकता,
क्योंकि ये 10 से 12 हफ्ते तक की साइज तक ही जा पाता है। 20 हफ्ते तक का जो यूट्रस होता है उस साइज तक आपका एडेनोमायोसिस नहीं पहुंच पाता। फिर हम बात करते हैं कि तीनों के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है आपका। तीनों के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है यूएसजी, लेकिन तीनों के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन अलग अलग है। फिर वो सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन हिस्टेरोस्कोपी होती है, और बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंडोमेट्रियल पॉलिप वो भी हिस्टेरोस्कोपी होती है। लेकिन बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर एडेनोमायोसिस वो होती है आपका एमआरआई। जो एमआरआई है यही आपका बेस्ट इन्वेस्टिगेशन भी है, यही आपका गोल्ड स्टैंडर्ड भी है, स्पेशली फॉर फोकल एडेनोमायोसिस। जैसे मैंने बताया था ना कि एमआरआई के दो ही इंडिकेशंस है फॉर डिफरेंट, और उसमें दूसरा क्या था, फाइब्रॉइड और फोकल एडेनोमा, जिसे हमको फोकल एडेनोमायोसिस भी कहते हैं, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम एमआरआई करते हैं। तो वो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है, और स्पेशली फॉर दी फोकल एडेनोमायोसिस। और एडेनोमायोसिस के डायग्नोसिस को हम कंफर्म कैसे करते हैं? कंफर्मेशन के लिए हम करते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अब ये हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कन्फर्म फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द एडेनोमायोसिस। कई बच्चे इसमें ऑप्शन को मार्क कर देते हैं लैप्रोस्कोपी। देखो, फॉर कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस इन केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस हम लैप्रोस्कोपी को पहले मार्क करते थे। अगर ऑप्शन में हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ना हो तो हम वहां पर लैप्रोस्कोपी मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर लैप्रोस्कोपी आप बिल्कुल मार्क नहीं करोगे। रीजन मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि एडेनोमायोसिस के अंदर जो आपका प्रॉब्लम है ना वो इनसाइड द यूटेरस है। लैप्रोस्कोपी आप जब करोगे तो आपको यूटेरस के बाहरी सरफेस देखने को मिलेगा। इसीलिए लैप्रोस्कोपी का कोई काम नहीं होता इन केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, सॉरी, इन केस ऑफ एडेनोमायोसिस। एंडोमेट्रियल बायोप्सी आप कर सकते हो, लेकिन एंडोमेट्रियल बायोप्सी आपका डायग्नोसिस को कंफर्म नहीं करता, बल्कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी इज डन टू रूल आउट द अदर कॉजेस ऑफ द अदर कॉजेस को रूल आउट करने के लिए, जैसे कि हाइपरप्लेजिया हो गया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया, उसको रूल आउट करने के लिए हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं। अब आप सोचोगे कि हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए आप ना लैप्रोस्कोपी कर रहे हो, ना आप एंडोमेट्रियल बायोप्सी कर रहे हो टू कंफर्म द डायग्नोसिस, तो आप सैंपल लाओगे कहाँ जिसके ऊपर आप हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करोगे? तो ये आप सैंपल लाते हो एक्चुअली फ्रॉम दी हिस्टेरेक्टोमी। मतलब पहले आप हिस्टेरेक्टोमी करोगे, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, फिर उसके बाद जो है आप कंफर्म कर सकते हो डायग्नोसिस को। ठीक है, ट्रीटमेंट जो होता है एडेनोमायोसिस के अंदर, याद कर लीजिए, पहले तो मेडिकल मैनेजमेंट होगा जिसके अंदर ओसीपीज, ट्रेनेक्सा, मिरेना देंगे जो कि मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस को डिक्रीज करेगा। लेकिन जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है वो आपका हिस्टेरेक्टोमी ही होता है। अब जरा एडेनोमायोसिस की इमेजेस देख लेते हैं। तो दो इमेजेस है ना, ये पहली इमेज, जैसे मैंने बताया था, यूटेरस एनलार्ज होता है और सिमेट्रिकली एनलार्ज होता है, ग्लोबुलर यूटेरस जिसे कहते हैं। तो ये सिमेट्रिकली एनलार्ज ग्लोबुलर यूटेरस आप एडेनोमायोसिस का देख सकते हो। क्लासिकल इमेज है, बहुत जगह पूछी जाएगी। जब आप क्रॉस सेक्शन लोगे तो क्रॉस सेक्शन में आपको बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज ऐसा देखने को मिल रहा है, जो कि एरियाज है हेमरेज के इनसाइड दी मायोमेट्रियम, जो कि एरियाज है हेमरेज के इनसाइड दी मायोमेट्रियम, क्योंकि मायोमेट्रियम के अंदर अब एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा प्रेजेंट है, जो कि साइक्लिकली क्या कर रहा है, हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये तो होगी आपकी ग्रॉस इमेज। ये होगी आपकी ट्रांसओजेनल अल्ट्रासाउंड की इमेज। अब ट्रांसओजेनल अल्ट्रासाउंड पे एडेनोमायोसिस के चार चीजें देखने को मिलती हैं। पहला होता है वेनिशियन ब्लाइंड अपीयरेंस। अब ये वेनिशियन ब्लाइंड अपीयरेंस क्या होता है? ये होता है अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन ट्रांसओजेनल अल्ट्रासाउंड इंडिकेट्स वेनिशियन ब्लाइंड अपीयरेंस, जो कि क्लासिकल होता है फॉर एडेनोमायोसिस। से साथ में आपका जो मायोमेट्रियम होता है ये हेट्रोजेनस अपीयर करता है। नॉर्मली अगर आप देखोगे मायोमेट्रियम को तो वो होमोजेनस अपीयर करता है, लेकिन इस केस में आपका जो मायोमेट्रियम है ये हेट्रोजेनस अपीयर कर रहा होगा, जिसको हम कहते हैं नाम सॉल्ट पेपर मायोमेट्रियम। क्या कहते हैं? सॉल्ट पेपर मायोमेट्रियम। तीसरा, आपको कई सारे मायोमेट्रियल सिस्ट जो है ये देखने को मिलेंगे। कई सारे आपको क्या है, मायोमेट्रियल सिस्ट देखने को मिलेंगे यूएसजी के ऊपर ऑन ट्रांसओजेनल अल्ट्रासाउंड। एंड चौथी चीज होती है लॉस ऑफ जंक्शनल जोन। यहां पर आप देख सकते हो एंटेरियर जंक्शन देख सकते हो मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम का। ऐसा कोई पोस्टेरियरली जंक्शन दिख रहा है क्या आपको? नहीं। तो एंटेरियर जंक्शन भी ऐसा छोटा छोटा तो आपको दिख रहा है, लेकिन पोस्टेरियरली कुछ आपको दिख रहा है क्या जंक्शन यहाँ पर कहीं? तो पोस्टेरियरली जंक्शन विजिबल ही नहीं है, तो हम इसलिए कहते हैं कि देयर इज लॉस ऑफ जंक्शनल जोन बिटवीन मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। एंटेरियरली जरूर थोड़ा सा प्रेजेंट है, लेकिन वो भी ज्यादा प्रेजेंट है नहीं। और आप देख सकते हो कि जो पोस्टेरियर एंडोमेट्रियम की थिकनेस है ये कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है एज कंपेयर टू दी एंटेरियर मायोमेट्रियम। तो हम ये कहते हैं कि पोस्टेरियर मायोमेट्रियम ज्यादा अफेक्टेड है एज कंपेयर टू दी एंटेरियर मायोमेट्रियम। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। अब एमआरआई हम करते हैं जरूर इन दिस केसेस ऑफ फोकल एडेनोमायोसिस। एमआरआई आपका बेसिकली बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है फोकल एडेनोमायोसिस के लिए, और ये बेसिकली बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है एक्चुअली एडेनोमायोसिस के लिए। तो यहाँ पर हम जंक्शनल जोन की थिकनेस को जरूर देखते हैं। अगर जंक्शनल जोन की थिकनेस मोर देन 12 मिलीमीटर है देन इट इज लाइकली एडेनोमायोसिस, लेकिन अगर ये लेस देन 8 मिलीमीटर है देन इट इज अनलाइकली टू बी एडेनोमायोसिस। ठीक है जी, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं हाँ पॉलिप के बारे में। तो पॉलिप के अंदर देखो भाई, ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी थी कि यूटेरस एनलार्ज नहीं होता, नॉर्मल साइज का होता है, मोबाइल होता है और नॉन टेंडर होता है। और ड्रग आपको कभी बार एंडोमेट्रियल पॉलिप अगर आपको आंसर तक पहुंचाना है तो एग्जामिनर जो है क्वेश्चन के अंदर एक रिस्क फैक्टर देगा, दैट इज टमॉक्सिफेन। टमॉक्सिफेन जो कि बेसिकली सर्म है, ये बेसिकली आपका रिस्क फैक्टर होता है फॉर एंडोमेट्रियल पॉलिप। इसका भी मैंने बताया इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो यूएसजी होता है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर दिस एंडोमेट्रियल पॉलिप एंड सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड, दोनों के लिए हिस्टेरोस्कोपी आपकी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है सॉरी। और यहाँ पर एंडोमेट्रियल पॉलिप के अंदर हिस्टेरोस्कोपी जो है ये बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इसलिए भी है क्योंकि ये डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक दोनों भी है। हिस्टेरोस्कोपी से आपको जो है एंडोमेट्रियल पॉलिप दिख भी जाता है और फिर दिखने के बाद आप उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हो वहां पर ही, दैट इज हिस्टेरोस्कोपिक पॉलिपेक्टोमी आप कर सकते हो। ओके ठीक है, तो अब तो हमने तीनों का टेबुलर फॉर्मेट में समझ लिया, एडेनोमायोसिस, एंडोमेट्रियल पॉलिप और फाइब्रॉइड को। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में ऑफ फाइब्रॉइड यूटेरस। तो फाइब्रॉइड यूटेरस का ट्रीटमेंट भी बड़ा सिंपल है। अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो फिर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज आपको क्या करना है, कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है। अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज आपको जो है ट्रीटमेंट नहीं देना है। ओके, सर्वेलेंस करना है, फॉलोअप करना है यूएसजी के साथ 6 महीने में। ओके, सर्वेलेंस पे रखना है, वेट एंड वॉच करो, 6 महीने में वापस यूएसजी करो। अगर आपको ऐसा बोला गया कि पेरीमेनोपॉजल वुमेन है और एसिम्प्टोमेटिक है, मैंने बताया ना एसिम्प्टोमेटिक है तो एज मैटर नहीं करता, साइज मैटर नहीं करता, आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है। ठीक है, वेट एंड वॉच करो, 6 महीने के बाद फिर से यूएसजी को बुलाओ। लेकिन अगर पेशेंट आता है विद द कंप्लेंट ऑफ द इनफर्टिलिटी, पेशेंट आता है विद द कंप्लेंट ऑफ इनफर्टिलिटी और आप इवेल्युएट करते हो उस पेशेंट को और आपको दो पॉसिबिलिटीज मिलती है, एक तो आपको सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड मिलता है या फिर आपको बायलैटरल इंट्राम्यूरल कॉर्नुअल फाइब्रॉइड मिलता है और कोई अदर आइडेंटिफाइबल कॉज आपको इनफर्टिलिटी का नहीं मिलता और ये दोनों अभी एसिम्प्टोमेटिक है, तो उस केस में आपको ट्रीटमेंट करना है। मैंने क्या बताया, अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो ट्रीटमेंट आपको करना ही नहीं है। पर दो एक्सेप्शन है जब आपको एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड के अंदर भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वो है अगर ये इनफर्टिलिटी कॉज कर रहे होंगी, सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड कॉजिंग इनफर्टिलिटी, बायलैटरल इंट्राम्यूरल कॉर्नुअल फाइब्रॉइड कॉजिंग इनफर्टिलिटी और कोई दूसरा आइडेंटिफाइबल कॉज अगर नहीं है इनफर्टिलिटी का, तो उस केस में दोनों को आप ट्रीट करोगे। सबम्यूकोसल वाले को कैसे ट्रीट करोगे, हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टोमी के थ्रू, और बायलैटरल इंट्राम्यूरल कॉर्नुअल फाइब्रॉइड को कैसे ट्रीट करोगे, वाया लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी। इसके थ्रू लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी। फिर तीसरा जो केस हो सकता है कि पेशेंट आता है इनफर्टिलिटी के साथ और उसको सिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड है। ओके, इनफर्टिलिटी के साथ आ रहा है, मतलब उस पेशेंट को अब क्या करना है, कंसीव करना है और वो सिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड वाला पेशेंट है। तो पहली बात तो हम मेडिकल मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं देंगे यहां पर ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेगा, आपके बेसिकली ओवरीज को काम नहीं करने देगा, एचपीई एक्सेस को सप्रेस कर देगा। बेसिकली अगर मेडिकल मैनेजमेंट दोगे तो कंसीव नहीं कर पाएगी फीमेल, और वो आ रही है विद कंप्लेंट्स ऑफ इनफर्टिलिटी, मतलब उसको ऑब्वियसली कंसीव करना है। डायरेक्टली आप यहां पर जाओगे सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ और हम करेंगे मायोमेक्टोमी। ठीक है, ये तो हो गया कि सिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड है और पेशेंट को कंसीव करना था। अब हम बात करते हैं चौथा और जो सबसे बड़ा केस है कि सिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड है और कंसीव नहीं करना। सिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड है पर कंसीव नहीं करना, तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे। पहला सिम्टम था हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का बहुत बड़ा सिंपल है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है और सिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड है, तो पहले आप देखो कि कौन से टाइप का फाइब्रॉइड है। अगर टाइप 0 और टाइप 1 है, टाइप 0 और टाइप 1 मतलब बेसिकली सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड है, तो फिर आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या हो जाएगा, हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टोमी। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या हो जाएगा, हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टोमी। लेकिन अगर दूसरा किसी टाइप का फाइब्रॉइड भी, दूसरा किसी भी टाइप का फाइब्रॉइड है, तो उसमें हम ये जो लाइन अब पढ़ने वाले फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग, उसको फॉलो करेंगे। तो इनके लिए फर्स्ट लाइन ड्रग जो होते हैं वो होते हैं आपके ओसीपीज, मिरेना, ट्रानेक्सा। लेकिन इसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या आपके ओसीपी, दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। ये तीनों क्या करता है, ये आपके ब्लड लॉस को तो जरूर डिक्रीज करता है, लेकिन साइज ऑफ फाइब्रॉइड को ये डिक्रीज नहीं करते। ब्लड लॉस को जरूर डिक्रीज करेंगे, लेकिन साइज ऑफ फाइब्रॉइड को डिक्रीज नहीं करेंगे। मान लीजिए फर्स्ट लाइन ड्रग्स से इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स आता है, तो आप जाओगे सेकेंड लाइन ड्रग्स के पास। अब सेकेंड लाइन ड्रग्स में 4 टाइप के ड्रग्स है बेसिकली। एक है जीएनआरएच अगोनिस्ट, दूसरे जीएनआरएच एंटागोनिस्ट, तीसरे यूलिप्रिस्टोल और चौथा है मिफेप्रिस्टोन। ये 4 है। इसमें से जो लास्ट के 2 है यूलिप्रिस्टोल एंड मिफेप्रिस्टोन, ये एफडीए अप्रूव्ड नहीं है। जो दूसरे हैं 2, जीएनआरएच अगोनिस्ट और जीएनआरएच एंटागोनिस्ट, इसमें से जीएनआरएच एंटागोनिस्ट हम ओरली एक्टिव फॉर्म में देते हैं, जैसे कि एल्गागोलिक्स और रेलिगोलिक्स, ये देते हैं हम जीएनआरएच एंटागोनिस्ट के अंदर। अब जैसे मैंने बताया ना, फर्स्ट लाइन ड्रग जो थे ये तीनों आपके
ब्लड लॉस को तो जरूर डिक्रीज कर रहे थे लेकिन साइज को डिक्रीज नहीं कर रहे थे। सेकेंड लाइन ड्रग जो है हमने चारों जो पढ़े, ये ब्लड लॉस को भी डिक्रीज कर रहे हैं और फाइब्रॉइड के साइज को भी डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, यूलिप्रिस्टोल क्या है? ये सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, तो वही मिफेप्रिस्टोन क्या है? एंटी प्रोजेस्टेरोन ड्रग है। मान लीजिए सेकंड लाइन ड्रग्स को भी इनएडिक्वेट रिस्पांस आता है, तो फिर हम मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स करते हैं इन थर्ड लाइन। मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स दो है, एक है यूटेरिन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, एक तो हम ये करेंगे या फिर हम करेंगे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग गाइडेड हाई इंटेंसिटी फोकस्ड यूएसजी, दैट इज एमआरजी हिफू जिसे हम कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? एमआरआई लगाते हैं ऊपर, उस एमआरआई से बेसिकली पहले फाइब्रॉइड्स को पहचानते हैं और फाइब्रॉइड्स को पहचानने के बाद उसको हाई इंटेंसिटी साउंड वेव्स छोड़ते हैं वाया यूएसजी और फिर उस फाइब्रॉइड को हम डिस्ट्रॉय करते हैं। एक्चुअली ये एक नई टेक्नोलॉजी है, हर जगह अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए कुछ चीज़ें इसके बारे में पता भी होनी चाहिए कि ये एक ओपीडी प्रोसीजर है। अगर फैमिली कंप्लीट है तो ही करना होता है। इसमें इमीडिएट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स होता है और ये रिलीफ ऑफ सिम्टम्स परमानेंट होता है। ये तभी आप कर सकते हो जब लेस देन इक्वल टू 3 फाइब्रॉइड्स हो जिनका साइज लेस देन 10 सेंटीमीटर हो और ये कैल्सिफाइड ना हो, और ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसीलिए उस ओपीडी प्रोसीजर है ना। हाँ, ये कंडीशन क्यों है ना, क्योंकि देखो अगर मोर देन 3 फाइब्रॉइड्स हुए जिनका साइज मोर देन 10 सेंटीमीटर है और वो कैल्सिफाइड भी हुआ, तो फिर जो आपका यूएसजी साउंड वेव्स फेंक रहा है जिसके कारण बेसिकली ये फाइब्रॉइड डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो वो यूएसजी वो काम नहीं कर पाता। अगर कैल्सिफाइड हो, मोर देन 10 सेंटीमीटर का साइज हो, मोर देन 3 फाइब्रॉइड्स हो, तो वो काम नहीं कर पाता। लेकिन बड़ी अच्छी टेक्निक है क्योंकि ओपीडी प्रोसीजर है, नॉन इन्वेजिव भी है। हाँ, याद रखें कि फैमिली अगर कंप्लीट है तभी करना होता है। ठीक है, और अब मान लीजिए थर्ड लाइन ड्रग से भी आपको इनएडिक्वेट रिस्पांस मिलता है, तो फोर्थ लाइन में आप क्या करते हो? अगर फैमिली कंप्लीट है तो हिस्टेरेक्टोमी करो, नॉट कंप्लीट तो मायोमेक्टोमी कर दो। फैमिली कंप्लीट तो पूरा यूट्रस निकाल दो, नॉट कंप्लीट तो सिर्फ मायोमेट्रिक को निकाल दो, मायोमेक्टोमी कर दो। अब मायोमेक्टोमी के लिए ये दो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, एक होती है लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी और एक होता है एब्डोमिनल मायोमेक्टोमी। हमेशा याद रखें कि लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी जो होता है इट इज बेटर देन एब्डोमिनल मायोमेक्टोमी। रीजन है इसके कुछ 5 एडवांटेजेस है, 5 के 5 एडवांटेज आपको पता होनी चाहिए। पहला, इसका शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे होता है, अर्ली एम्बुलेशन होता है, ब्लड लॉस इसमें काफ़ी कम होता है और रिकवरी पीरियड काफ़ी छोटा होता है, बड़े जल्दी रिकवर कर जाता है पेशेंट एंड लेस मॉर्बिडिटी देखने को मिलता है। तो दो चीज़ें छोटी होती है बेसिकली, क्या? शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे और शॉर्टर रिकवरी पीरियड, जिसके कारण अर्ली एम्बुलेशन देखने को मिलता है और मॉर्बिडिटी भी कम होती है और ब्लड लॉस भी काफ़ी कम होता है इन दी लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी। ठीक है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। कितने? 3 डिसएडवांटेज है कि पहला तो ऑपरेटिव टाइम जो है वो लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी के लिए ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एब्डोमिनल मायोमेक्टोमी। दूसरा, यूटेराइन साइज जो है ये लेस देन 17 वीक्स होनी चाहिए, मतलब अगर 16 वीक्स तक होगी आपकी यूट्रस की साइज तब हम लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी कर सकते हैं। अगर 17 हफ्तों की साइज हो गई या फिर उससे ज़्यादा होगी तो फिर हम लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, फाइब्रॉइड का जो नंबर है वो लेस देन 5 होना चाहिए। और चौथा डिसएडवांटेज यह है कि पोस्टेरियर वॉल का जो फाइब्रॉइड है वो हम अच्छे से सर्जरी उसकी नहीं कर पाते लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी के थ्रू। एंटीरियर वॉल का फाइब्रॉइड एंड फंडल फाइब्रॉइड जो होगा उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं वाया दिस लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी। ठीक है, लास्ट जो चीज़, अगर प्रेशर सिम्टम्स है तो प्रेशर सिम्टम्स बेसिकली डिपेंडेंट होता है साइज के ऊपर। ठीक है, ये साइज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जो पहले मैंने फर्स्ट लाइन ड्रग्स यहाँ पर 3 लिखे थे, ओसीपी, मिरेना और ट्रेनेक्सा, ये साइज को तो डिक्रीज नहीं कर रहे थे ना, तो इनका यहाँ पर कोई काम नहीं रहेगा। बाकी सारा जो आपका एल्गोरिथम मैंने यहाँ पे बताया हुआ है ना, सेम एल्गोरिथम यहाँ पे रहेगा। फर्स्ट लाइन में यहाँ पर आ जाएगा आपके जेनरिस्ट, अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। सेकंड लाइन में आ जाएगा आपके मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर दैट इज बेसिकली हिफू एंड यूटेरिन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। और थर्ड लाइन में अगर फैमिली इनकम्प्लीट है तो मायोमेक्टोमी, कंप्लीट है तो हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, तो नियरली मैंने पूरा फाइब्रॉइड कंप्लीट कर दिया। ये लास्ट लाइन है आपके फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट की बेसिकली, दैट इज रिस्क ऑफ रिकरेंस एंड रिस्क ऑफ मेजर कॉम्प्लिकेशन। ये दोनों लैप्रोस्कोपिक और एब्डोमिनल मायोमेक्टोमी के लिए सेम होती है। तो वही जो प्रेगनेंसी रेट्स होते हैं वो भी इस दोनों के अंदर सिमिलर होते हैं। अगले लेक्चर में हम सर्विक्स के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।